हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ 10th क्लास इटसेल्फ। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम इट मींस, लेट्स सपोज, जनरल एग्जांपल से मैं लेती हूँ, यू आर हैविंग विद टू फ्रेंड्स। आप हैं और आपका एक और फ्रेंड है। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर हैविंग देयर बर्थडेज ऑन द सेम डेट। आप दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आता है। एग्जाम्पल लेते हैं 5th ऑफ फेब को दोनों का बर्थडे आता है, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया एंड आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया। दोनों ने गिफ्ट से गिफ्ट एक्सचेंज करे। कुछ इन्वॉल्वमेंट किसी और चीज का नहीं था, ठीक है। आपने उनको टॉय लाके दिया, उन्होंने आपको टॉय सेम गिफ्ट में लाके दिया, दैट इट मींस सेम चीज ऑफ एक्सचेंज। तो जब कमोडिटी से कमोडिटी आपने एक्सचेंज करी है, उसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो व्हाट डू वी मीन बाय बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट यूजिंग मनी। आप सिर्फ गुड्स को गुड्स के अदले बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम इज, ठीक है। ये बहुत पुराना मेथड एक्सचेंज का, जो काफी पहले से चलता आ रहा था, अब नहीं चलता है। यहाँ पर पीपल जो है, लोग हैं, वो अपने गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज करते हैं। बार्टर सिस्टम जिस इकोनॉमी में फॉलो होता है, उसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। what we call CC economy. It means commodity for commodity economy, जहाँ पे गुड्स को गुड्स के लिए ही एक्सचेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, फार्मर अपने क्रॉप्स या फिर लाइफ स्टॉक को दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मैंने वीट प्रोड्यूस किया है, सामने वाले को वीट चाहिए, मुझे शूज चाहिए, तो मैंने अपने वीट उसको दे दिए। वो अगर एक कॉबलर है, उसने अपने शूज मुझे दे दिए। इट मीन्स हम कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। That is what the meaning of barter system is. It means exchange goods for goods. Next is double coincidence of wants. Double coincidence of wants means कभी कभार चीजों लोगों की चॉइसेस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मिलती नहीं है, डेविएट कर जाती है चॉइसेस। तो वहां पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसे ही हम बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इट मींस बोथ द पार्टीज मस्ट अग्री टू सेल एंड बाय ईच प्रोडक्ट। मतलब अगर दो पार्टी है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं फार्मर हूँ और मुझे शूज की जरूरत है, तो मैं कॉबलर के पास जा रही हूँ, उसे वीट की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों की चॉइसेस मैच हो रही है कि मैं उसको वीट दे दूंगी, उसे वीट की जरूरत है, और वो मुझे शूज दे देगा, मुझे शूज की जरूरत है। तो जब जहाँ दोनों की चीजें मैच हो रही है, दोनों के बाय और सेल की विशेष मैच हो रही है, वहां पे तो बात ठीक है। पर जहाँ नहीं होती, वहां जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। ये प्रॉब्लम कब बनती है? जब चॉइसेस मैच नहीं करे। और ये मीनिंग ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का यही है, जब आप दोनों की चॉइस मैच कर रही है कि जो आपको देना है वही सामने वाले को लेना है, ठीक है। ये सबसे मेजर लिमिटेशन होती है टू ट्रेड, बिकॉज फाइंडिंग अ पर्सन वांट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव इज डिफिकल्ट। ये ट्रेड करने में एक लिमिटेशन, एक डिसएडवांटेज क्यों बन जाता है? क्योंकि आप हर इंसान को ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगेगा, जिसको जो चाहिए वो आप देना चाह रहे हो। तो ये चीज बहुत रेयर केस में मिलती है, इसलिए ये एक लिमिटेशन बन के आती है। एग्जाम्पल, पर्सन ए फार्मर है, possess wheat but want shoes। जैसे मैंने बोला, उसको wheat रहे हैं उसके पास, वो फार्मर है, उसको शूज चाहिए। पर्सन बी जो शू मेकर है, ठीक है, उसको शूज हैं उसके पास, उसको wheat चाहिए। तो बिकॉज फार्मर वांट शूज एंड शू मेकर वांट्स wheat, तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे वो दोनों अपने गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इफ शू मेकर वांट मिल्क, अगर शू मेकर को मिल्क चाहिए, व्हीट नहीं चाहिए, तो वहां पे एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि जो उसको चाहिए वो सामने वाला दे नहीं रहा। तो वहां पर ये लिमिटेशन बन जाएगी, दैट इज व्हाट डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग इट्स मनी। तो बार्टर सिस्टम, अब हम लोगों ने देखा कि इतनी सारी हम लोग की चॉइसेस है, हम लोग की सारी चॉइसेस सभी इंसानों के ऊपर मैच नहीं कर सकती है, वहां पे क्लैशेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब क्या इवॉल्यूट हुआ, मनी आया है। तो मनी क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज for goods and services, replacing barter system, double coincidence of wants problem, ठीक है, उसे कहते हैं मनी। तो मनी क्या है? एक कोई ऐसी चीज बनाई है जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे ले रहे हैं, ठीक है। वहां पे गुड्स का बिल्कुल दिक्कत खत्म है, बार्टर सिस्टम की दिक्कत खत्म है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली दिक्कत खत्म है। बट जो चीज चाहिए वो हम पैसों से खरीद सकते हैं, कि अब हमें चाहिए होता है तो हम पैसे देते हैं और चीज खरीद लेते हैं। तो वो किसका इवोल्यूशन हुआ है? मनी का इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे आया?
तो कुछ स्टेप्स में आया, स्टार्टिंग से मनी नहीं आया है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, इट मींस गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इटसेल्फ। उसके बाद में गोल्ड आया है, या मैं बोल दूं सिल्वर आया है, कि हम चीजों को गोल्ड या सिल्वर के बदले में एक्सचेंज करते थे। आफ्टर दैट मेटल के कॉइन्स आने लगे हैं, एलॉय मेटल्स, कॉपर वगैरह के कॉइन्स आने लगे हैं। उसके बाद पेपर मनी, जिसको हम नोट्स बोलते हैं, नोट्स आने लगे हैं। फिर प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, वो आने लगे हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक मनी आने लगा है, जिसको अब हम यूज करते हैं, क्रिप्टो, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई। एंड द लास्ट अब जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉम नो मनी टू ई मनी इस स्टेज पे आए हैं। तो वी कैन राइट ओवर हियर इट इज कि हम लोग नो मनी, जब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था, तो हम लोग नो मनी से ई मनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी वाले सिस्टम पे स्विच हुए हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ है? मनी की इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग के पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दैट इज उधार। तो उधार आना या पैसों का उधार आना बात एक ही है। तो अगर आपको कोई इंसान उधार देगा, पहले हम लोग बात करते हैं कि पहले बैंक्स नहीं थे, तो मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये जब हम लोग को क्रेडिट देते थे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, या फिर कुछ चीज गिरवी रखवा लेते थे। ठीक है, तो वैसे उसके बाद जब लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा हम लोग के साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके बाद में वो लोग स्विच हुए किसकी तरफ? बैंक्स की तरफ। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक कंडीशन। ये वो स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या क्या? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर तीन स्पेसिफिक या चार स्पेसिफिक कंडीशंस आती है। दैट इज इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड रीपेमेंट मेथड। ठीक है, जो एक बोरोवर और एक लेंडर के बीच में होता है। मतलब जब भी कोई बोरोवर लोन दे रहा होता है, सॉरी लेंडर लोन दे रहा होता है और बोरोवर लोन ले रहा होता है, तो उनके बीच में ये चार चीजें स्पेसिफिक होती ही होती है जो करनी होती है। तो कुछ कंपोनेंट्स इनको बोलते हैं। अगर आएगी दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो ये चार कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्या है? जिस ब्याज पर आपको पैसा दिया जा रहा है। तो द एक्स्ट्रा कॉस्ट द बोरोवर पेज टू द लेंडर, यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, उसके ऊपर जितना परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना है, उसे हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। दैट इज कि अगर मैंने 50,000 रुपीज का लोन लिया है एंड द लेंडर सेइंग दैट वी हैव टू पे 5% एक्स्ट्रा, तो वो 5% हमारी इंटरेस्ट रेट होगी। नेक्स्ट इज कोलेटरल। कोलेटरल मतलब क्या चीजें आप गिरवी रख रहे हैं, जैसे लोग जेवर गिरवी रखते हैं, घर रखते हैं, कार रखते हैं, तो व्हाट इज मीन इज कोलेटरल। तो ये वो असेट है जो बोरोवर की होती है, खुद ओन कर रहा होता है, खुद का घर, खुद की व्हीकल, खुद का गोल्ड। ठीक है, खुद के डिपॉजिट्स, जो वह एज अ गारंटी लेंडर के पास रखता है, एज अ सिक्योरिटी रखता है कि अगर मैं नहीं दूं तो आप इसको मतलब बेचकर पैसे ले लेना। ठीक है, बट वो यही कहता है कि अभी आप इसको ले लो। ठीक है, फॉर द श्योरिटी अंटिल द लोन इज रीपेड। जैसे ही आपका लोन रीपे हो जाता है, आपके सारे कोलेटरल आपको वापस रीपे कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो लीगल पेपर वर्क नीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप। ऐसे लोन नहीं दिया जाता है, तो कुछ लीगल पेपर वर्क किया जाता है, जिससे क्या वेरीफाई होता है? आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी इनकम क्या है, कहाँ आप काम कर रहे हैं, आप कितनी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। वो सभी चीजें किस में आती है? डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आती है। दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रीपेमेंट। अब आप पेमेंट करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे? द अग्रीड अपॉन schedule for returning the loan such as monthly installments or lump sum। आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं? आप मंथली कर रहे हैं, आप ईयरली कर रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, ईएमआईज में कर रहे हैं, उन सभी को हम किस में काउंट करते हैं? मोड ऑफ रीपेमेंट में, कि आप पैसे चुकाएंगे कैसे। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में चार चीजें आती है, दैट इज इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। तो चारों चीजें आएगी किसमें? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। आफ्टर दैट वी आर हैविंग विथ फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब उधार दो जगह से लिया जाता है, या तो मैं फॉर्मली लूं या मैं इनफॉर्मली लूं। ठीक है, तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या आते हैं? तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये कौन रेगुलेट करता है? तो दे आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन तो एज सच रिक्वायर्ड ही होता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आता है? मनी लेंडर्स आते हैं, लैंडलॉर्ड्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आते हैं। ये अनरेगुलेटेड होते हैं, इनको कोई रेगुलेट नहीं करता, जैसे वहां पे आरबीआई करता है, यहाँ पे इन्हें कोई रेगुलेट नहीं करता।
ये काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई लेते हैं। कभी कभार इससे लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, मतलब लोन नहीं दिया फिर और इंटरेस्ट लग गया, तो ये पूरी ट्रैप चलता रहता है। इससे सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो पुअर अफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको फॉर्मल बैंकिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो वो उन्हीं से उधार लेते रहते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वो क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है। यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज का। तो फॉर्मल में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं, इनफॉर्मल में जैसे मैंने कहा मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब इनफॉर्मल में आते हैं। बैंक्स रिक्वायर कोलेटरल एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर गेटिंग लोन। बैंक है तो उसको प्रॉपर लोन के लिए आपको कोलेटरल रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी कोलेटरल नहीं होता, बट इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होती है, यहाँ पे वो रिपीटेड बोरिंग होती है जिससे डेट ट्रैप हो जाता है, ठीक है। इनका मोटिव मनी अर्न, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ में लोगों का वेलफेयर करना भी होता है, बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग जितना हो सके उतना ज्यादा मेन मोटिव रहता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट फेयर और रीजनेबल रहते हैं। यहाँ पे दे इम्पोज वेरी टफ एंड समटाइम्स अनरीजनेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब कुछ भी इधर उधर की चीजें बोल देते हैं, बट उनको प्रॉफिट चाहिए इसलिए। यहाँ पे आरबीआई रेगुलेट करता है फंक्शनिंग को, यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फंक्शनिंग को रेगुलेट करे। तो ये दोनों सेक्टर हैं कौन कौन से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट वी हैड डन विद बार्टर सिस्टम, पहले हम लोगों ने बार्टर सिस्टम क्या होता है वो पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोगों ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होती है ये पढ़ी है। तीसरा हम लोगों ने मनी देखा है कि मनी आया कैसे, मनी क्या होता है। फोर्थ इज हम लोगों ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखे कि किस तरह से क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें एक लेंडर बोरोवर को अमाउंट देता है, क्रेडिट देता है। एंड द लास्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो ये दो क्रेडिट के सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग को इनकम अर्न हो सकती है। तो दिस इज व्हाट वी हैड डन विद टुडेज क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और वो टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी 10th की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आई होप दैट यू ऑल लाइक टुडेज सेशन, and so if you like today's session, so please don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon. And if you're having any kind of a query, then you can drop down in the comment section. Until then, thank you for having me here. Have a bye.